किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। आईआईटी कानपुर किसानों की मदद हेतु तैयार करेगा सूचना तंत्र। अच्छे मानसून की उम्मीद से अधिक पैदावार की संभावना प्रबल। सूखे के चलते उर्वरक का उठान न होना बना समस्या। ट्रेंच पद्धति से गन्ने की बुआई को प्रोत्साहन। दलहन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित। दुधार पशुओं को रोग मुक्त करने हेतु मानसून से पहले टीकाकरण अभियान। राज्य सरकार द्वारा खेती संबंधी 350 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश में खेती किसानी से संबंधित जानकारियां एकत्रित करके डाटाबेस सूचना तंत्र विकसित करने में किसानों की मदद ली जाएगी। प्रदेश के 6 जिलों झांसी, इटावा, मेरठ, मऊ, उन्नाव एवं गोंडा में इस एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू किया जाएगा। सफल होने पर इसे पूरे राज्य में चालू करने पर निर्णय लिया जाएगा। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उनके अनुसार इस सिस्टम में संपूर्ण कृषि भूमि, तालाब, बाग, मिट्टी और मौसम संबंधी सूचनाएं संकलित की जाएंगी, जिससे किसानों को बेहतर जानकारियां मिलने के साथ सरकारी योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके लिए डाटा संकलन के निर्देश देते हुए कृषि निदेशक को आईआईटी कानपुर की टीम को विभिन्न विभागों से डाटा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। बीते 2 वर्षों में कम बारिश होने की वजह से उजड़ी खेती से परेशान किसानों में इस बार अच्छे मानसून के पूर्वानुमान ने नई ऊर्जा का संचार किया है। केंद्र सरकार को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार शानदार मानसून की वजह से आगामी फसल वर्ष में खाद्यान्न की बम्पर पैदावार होगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने रिकॉर्ड पैदावार का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अब तक सबसे ज्यादा है। 1 जून से शुरू होने वाले नए फसल वर्ष 2016-17 में 27 करोड़ टन से भी अधिक खाद्यान्न की पैदावार होने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार चालू मानसून सीजन कृषि क्षेत्र के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा, जिससे होने वाली बम्पर पैदावार देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए वरदान साबित होगी। सरकार की ओर से इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार सूखे जैसे हालात बने रहने से उर्वरकों की मांग बेहद घट गई है। गत वर्ष इन्हीं दिनों में जहां 1,555 लाख मीट्रिक टन खाद सरकारी गोदामों में भरी हुई थी, वहीं इस बार लगभग 2,074 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का स्टॉक मौजूद है। सूखे के चलते खाद व कीटनाशक रसायन की बिक्री कम होने से निजी विक्रेता मंदी के शिकार हैं। गोदामों में रखरखाव व बढ़ता किराया सिरदर्द बना हुआ है। कृषि अधिकारियों के अनुसार खेतों में नमी न होने और सिंचाई की किल्लत के चलते किसानों ने उर्वरकों का प्रयोग कम किया है। जिलों में रबी की बुआई का क्षेत्रफल भी घटा है। जायद फसलों की बुआई लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका। तापमान अधिक बढ़ने का खाद की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रमुख सचिव कृषि के अनुसार खरीफ के लिए 23.79 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 6.54 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक एवं 0.65 लाख मीट्रिक टन पोटेशियम उर्वरकों का वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2016-17 में 20 लाख पैकेट जैव उर्वरक वितरित किए जाएंगे। प्रदेश के गन्ना आयुक्त के अनुसार गन्ने की बुआई पद्धति में बदलाव के साथ उन्नत प्रजाति का बीज प्रदेश के गन्ना किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वे गन्ना उत्पादकता में राष्ट्रीय औसत प्राप्त कर सकें। अस्वीकृत प्रजाति का गन्ना समाप्त करने व प्रजातीय संतुलन बनाने का लक्ष्य भी जिलेवार निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा गन्ना शोध परिषद से जुड़े वैज्ञानिकों से एक गांव गोद लेकर उसे विकसित करने को कहा गया है। किसानों को ट्राइकोडर्मा कार्ड प्रदान किए जाएंगे व बायो एजेंट आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नई ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई कराने के लिए जिलेवार कोटा निश्चित करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इससे लागत कम करने व उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। दालों में और तेजी आने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार इसकी कीमतों पर अंकुश लगाने में जुट गई है। इसी कोशिश में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे दालों पर लगने वाले वैट और मंडी शुल्क जैसे स्थानीय टैक्स न लगाएं, साथ ही राज्य जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि बाजार में दालों की आपूर्ति बढ़े और दाम नीचे आए। इसके साथ ही केंद्र के स्तर पर दालों का बफर स्टॉक बढ़ाने की भी तैयारी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने आवश्यक जिन्सों की कीमतों को लेकर राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर उनसे कहा कि वे दालों पर लगने वाले स्थानीय करों में छूट दें। अकेले इसी कदम से ही दाल की कीमतें 7% तक घट सकती हैं।
इसके अलावा अपने स्तर पर भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF बनाएं। इसका इस्तेमाल वे दालों और अन्य आवश्यक जिन्सों की कीमतों को काबू रखने के लिए कर सकते हैं। केंद्र ने 900 करोड़ रुपए का PSF पहले ही बना रखा है। पशु में होने वाले खुरपका और मुंहपका रोग से बचाव के लिए सघन टीकाकरण के साथ ही अब गलाघोटू रोग से भी पशुओं को निजात दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। पशुपालन विभाग रोग निवारण निदेशक के अनुसार मानसून आने से पूर्व ही टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण दल का गठन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के प्रवक्ता के अनुसार इन रोगों से बचाव के लिए 4.76 करोड़ मवेशियों को टीका लगाया गया। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति की बैठक में कृषि, पशुपालन, उद्यान, गन्ना, रेशम और सिंचाई के साथ कृषि विश्वविद्यालयों के विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श कर 350 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए 4000 तालाब निर्माण के हेतु 45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। साथ ही कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि 2000 तालाब दोहित व अति दोहित क्षेत्रों में वाटर रिचार्ज के लिए बनाए जाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में हरित क्रांति विस्तार के लिए 135.83 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिली। कृषि विभाग द्वारा नवनियुक्त 6000 तकनीकी सहायकों के प्रशिक्षण हेतु 2.82 करोड़, प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तावित राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र बाराबंकी के विकास के लिए 7.52 करोड़, मजरा लखीमपुर खीरी प्रक्षेत्र एवं नीलगांव सीतापुर को 40.90 करोड़ की योजना को मंजूरी प्रदान की गई। नीलगांव व मजरा फार्म के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं लखनऊ में 1530 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत 1550 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1610 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 1540 रुपए प्रति क्विंटल। चना लखनऊ में 5680 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 5720 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 6130 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 5500 रुपए प्रति क्विंटल। चावल लखनऊ में 2225 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 2190 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2225 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 2280 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों लखनऊ में 3900 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 3990 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 3980 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 4250 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़ लखनऊ में 3200 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 2795 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2990 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 3445 रुपए प्रति क्विंटल। बात अगर सब्जियों और फलों के भाव की करें तो आलू लखनऊ में 1200 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 960 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 930 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 1180 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज लखनऊ में 800 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 750 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 810 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 950 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर लखनऊ में 1800 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 840 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 570 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 1685 रुपए प्रति क्विंटल। अदरक लखनऊ में 3400 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 3420 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 3500 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 3550 रुपए प्रति क्विंटल। सेब लखनऊ में 8000 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 6070 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 5725 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 7965 रुपए प्रति क्विंटल। केला लखनऊ में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1130 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1065 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 2070 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार और मंडी भाव के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हम अलग अलग समय पर आपको भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी देते रहते हैं। कभी हम बात करते हैं दलहन फसलों की, कभी तिलहनी फसलों की, कभी खाद्यान्न फसलों की, कभी पशुपालन की। जो भी जिस समय में जो जरूरत होता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, हम वही बात करते रहते हैं। तो दर्शकों, ये समय जो चल रहा है ये धान की नर्सरी लगाने का समय है, ये तो आप जानते ही हैं। तो नर्सरी कैसे लगाएं जिससे आपकी नर्सरी कीट मुक्त हो, रोग मुक्त हो, खरपतवार मुक्त हो और अच्छी नर्सरी हो, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर धनंजय सिंह, सह प्राध्यापक चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, काफी सारे लोग जो है धान की नर्सरी लगाते हैं और जहां तक कोशिश ये रहती है हमारे किसान भाइयों की कि वो अच्छी तरीके से ही लगाएं, लेकिन एक वैज्ञानिक नजरिया क्या है, धान की नर्सरी लगाने में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, वो बताइए। देखिए, धान खरीफ की एक प्रमुख फसल है और धान के फसलोत्पादन में नर्सरी का उत्पादन करना बहुत अहम कार्य है। यदि अब किसान भाई स्वस्थ पौध नहीं उगा पाते हैं तो उनकी आगामी फसल जो है अच्छी नहीं हो पाती है। नर्सरी कैसे करें, इसमें 4-5 प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला बिंदु जो महत्वपूर्ण है वो खेत क्षेत्र का चयन, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रजाति का चयन, तीसरा बिंदु पोषक तत्व प्रबंधन, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है फसल सुरक्षा। तो ये 4-5 ऐसे प्रबंधन हैं जिनको किसान भाइयों को प्राथमिकता के आधार पर जो तकनीकी विशेषज्ञ यहाँ जानकारी दी जा रही है उसको अपनाना चाहिए।
डॉक्टर साहब, ये जो आपने 4-5 बिंदु बताए हैं ये बहुत ही अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जा करके हर एक बिंदु का एक अपना पहलू है, अपना महत्व है। तो ये जो आपने बता दिया, थोड़ा सा जो है संक्षेप बता दिया, हम जानना चाहेंगे कि विस्तार से आप बताएं, जिससे हमारे किसान भाई एक एक पहलू को समझ सकें और अच्छी से अच्छी कोशिश करें कि नर्सरी उगा सकें। तो जैसे कि आपने बताई थी कि जो जमीन जो है उसका प्रबंधन करें या उसका चुनाव करें, तो किस तरीके का खेत हमारे किसान भाई का होना चाहिए जहां पर नर्सरी लगाई जा सके? धान की नर्सरी उगाने के लिए समतल, उर्वर, उचित जल निकास एवं आश्वस्त सिंचन क्षमता से भरपूर भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। यदि इनमें से कोई भी एक अधूरा है तो वह क्षेत्र धान की नर्सरी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जी, मतलब सिंचन की व्यवस्था अच्छी हो और खास तौर पर उसमें अगर पानी की व्यवस्था अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि सिंचन की व्यवस्था अच्छी हो? क्या ज्यादा पानी में धान की नर्सरी अच्छी होती है? देखिए, धान की पौध या कोई भी पौध को शुरू की आवश्यकताओं में सुनिश्चित जल की पूर्ति आवश्यक है। यदि आपके पास आश्वस्त सिंचन क्षमता नहीं है तो आप सिंचाई नहीं करेंगे और पौधे का जो जीवन काल है वो प्रभावित होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आश्वस्त सिंचन क्षमता होनी चाहिए। जहां तक जल निकास की बात है, कभी कभी पानी भर जाता है। गर्मी के समय में किसान भाई सिंचाई करते हैं नर्सरी में, पौध बहुत मुलायम होती है, उसका तापमान पानी का 35-40 डिग्री हो जाता है और पौध जो है जल जाती है। तो यदि खेत में जल निकास की सुविधा है तो किसान भाई जो है खेत से जल को निकाल देते हैं और नर्सरी को बचा लेते हैं। जी, दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर तापमान बढ़ रहा है, नर्सरी लगाई हुई है, तो हमारे किसान भाई पानी को निकाल दें। जी जी, कहने का मतलब यही है कि जिससे अगर पानी भरा रहेगा तो धान की नर्सरी जल जाएगी। हाँ, ये सही बात है। किसान भाई बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखिए, पानी तो जरूरत है ही, लेकिन पानी का जो मात्रा है, जो स्तर है, वो उतना हो कि आपकी जमीन में नमी बनी रहे, ना कि पानी भरा रहे। अगर भरा रहेगा तो तापमान अधिक होने से आपकी नर्सरी जल जाएगी। तो इस बात का खास तौर पर आप ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, आपने पानी की बात कर ली, पानी का तो हमारे किसान भाई समझ गए। अब बात करते हैं कि जो नर्सरी लगाएंगे उसमें प्रजातियां कौन कौन सी हों जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ हो सके। देखिए, नर्सरी लगाने के लिए खेत के चयन करने के पश्चात उसको कितने एरिया के लिए नर्सरी उगानी है उतने ही एरिया का क्षेत्र का चयन करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे सामान्य तौर पे सामान्य भूमि में धान की खेती के लिए जितने भी एरिया में क्षेत्रफल में उसको धान की खेती करनी है उसका 1/15वां हिस्सा क्षेत्र नर्सरी के लिए उगाया जाता है। जी। 1 हेक्टेयर के लिए 800 वर्ग मीटर क्षेत्र नर्सरी उत्पादन के लिए पर्याप्त होता है। यदि आप उस नीली भूमि में धान की खेती के लिए नर्सरी उगाना चाहते हैं तो वहां पे 1/15 के बजाय 1/10वां भाग का जो क्षेत्र होता है वो उगाना चाहिए, क्योंकि ऊसर में ज्यादा मात्रा में नर्सरी की आवश्यकता होती है। 2 से 3 पौध की बजाय 3 से 4 पौधों की रोपाई करते हैं, इसलिए हमें भी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो ये 2 बातें भी उसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जहां तक प्रजाति का सवाल है, धान में कई तरह की प्रजातियां होती हैं। शीघ्र पकने वाली प्रजातियां, मध्यम अवधि में पकने वाली प्रजातियां, देर से पकने वाली प्रजातियां, सुगंधित प्रजातियां और उष्णीले क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रजातियां। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें शीघ्र पकने वाली प्रजाति उगानी है तो इसमें जो नवीनतम प्रजाति है वो मालवीय धान 3022। जी, मालवीय धान 3022। इसकी पैदावार कभी 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। शुष्क सम्राट, अगर पानी जैसे मौसम का जलवायु बदल रहा है, पानी कम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में धान की फसल सूख जाती है। तो अगर शुष्क सम्राट प्रजाति का किसान भाई चयन करते हैं तो वो भी शीघ्र पकने वाली प्रजाति 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से एक नरेंद्र लालमती प्रजाति है, ये भी नवीनतम प्रजाति है धान की और शीघ्र पकने वाली है। पुरानी प्रजातियों में नरेंद्र 80, नरेंद्र 118 और पंत धान 12। तो ये 7-8 प्रजातियां जो मैंने बताया वो शीघ्र पकने वाली हैं। मध्यम अवधि और देर से पकने वाली प्रजातियों में नरेंद्र 359, नरेंद्र धान 2064, नरेंद्र धान 36, नरेंद्र धान 3112-1 और नरेंद्र धान 2026। ये सर्वोत्तम प्रजातियां हैं जो नवीनतम विकसित की गई हैं और ये सभी का कार्यकाल 5 से 7 साल में ही विकसित की गई। पुरानी प्रजातियों को किसान भाइयों को चयन नहीं करना चाहिए। और अगर देर पकने वाली प्रजाति है, जल भराव का क्षेत्र है जहां थोड़ा बहुत पानी भर जाता है, वहां पे मसूरी, सोड़ा मसूरी, सांभा मंसूरी
और बीपीटी 5204 इन प्रजातियों को अपनाना चाहिए। चुनाव कर सकते हैं, जहां ज्यादा पानी जरूरत है तो वहां पर इन प्रजातियों को ले ले, जहां पर कम पानी शुष्क अवस्था है तो वहां पर कम पानी की प्रजातियां ले ले, और जहां पर सामान्य पानी है तो वहां पर सामान्य प्रजातियां जो आपने बताई उनका चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो प्रजातियां तो आपने बता दी, अच्छा अभी प्रजातियों में कुछ बातें रहेगी, जैसे सुगंधित धान, किसान भाई धान की वाणिज्यिक खेती करते हैं और इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो इसमें जो नई प्रजातियां आई हैं उसमें पूसा 1401, पूसा 1509-1, पूसा 1121, मालवी बासमती 1, नरेंद्र लालमती, उन्नत पूसा बासमती 1 और बल्लभ बासमती जी, इन प्रजातियों के बीज का चयन करना चाहिए। अगर उसीला क्षेत्र है तो उसमें CSR 36, CSR 42, नरेंद्र 359, नरेंद्र ऊसर धान 2-3 और नरेंद्र ऊसर धान 2008। तो ये 6-7 प्रजातियां उसीले क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 15-20% जो है धान का क्षेत्र जो है उसीले क्षेत्र में धान खेती होती है, तो यहाँ भी हमें उन्नत प्रजाति का करना चाहिए। उसीले क्षेत्र हेतु धान की एक नई बासमती भी विकसित की गई है, उसका नाम है CSR 30। किसान भाई ऊसर क्षेत्र में भी धान की बासमती जैसी प्रजाति को उगा सकते हैं। तो ये प्रजातियां हैं जिनमें से किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन कर सकते हैं। डॉक्टर आपने ये कहा कि 4-5 साल के अंदर या 5-6 साल के अंदर में विकसित की गई है। अगर ये बाजार में उपलब्ध नहीं है तो क्या ये चंद्रशेखर आजाद के एटिक सेंटर में मिल सकती हैं? देखिए, जो ये बीज बताए हैं वो कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो शोध संस्थान है वहां से विकसित की गई है। तो जो पूसा प्रजाति का बीज है अगर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो वो पूसा स्थित जो IRI दिल्ली का कार्यालय वहां से किसान भाई ले सकते हैं, और अभी वहां बीज मिल रहा है, आज की डेट में उपलब्ध है। जो नरेंद्र ग्रुप की प्रजातियां हैं वो नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो फैजाबाद है उसके एटिक केंद्र से ली जा सकती हैं। जो मालवी ग्रुप की प्रजातियां हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहां से ली जा सकती है। मतलब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी प्रजाति कहां से विकसित की गई है और हमको सफर कहां तक करना है। डॉक्टर साहब, काफी बार देखा जाता है कि क्या जो नर्सरी लगाई जाती है उसमें जो पौधे जो इसकी नर्सरी होती है वो पीली होने लगती है, कोई सफेद होने लगती है, कोई लाल होने लगती है। तो अगर ये अवस्थाएं आ रही तो उसका नियंत्रण कैसे करें? देखिए, इसके लिए 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि रोग आने के पूर्व निदान किया जाए, और दूसरा ये होता है कि रोग या कीट आने के बाद निदान किया जाए। तो रोकथाम के तौर पे हमें बीज शोधन करना चाहिए। धान का जो भी बीज नर्सरी के लिए डालना है उसको 5% नमक के घोल में डाल करके पहले 2-3 घंटे तक छोड़ देते हैं, जिससे उसके में जो पहिया होता है या जो हल्के धान होते हैं वो ऊपरी सतह पे आ जाते हैं और फिर उसको निकाल लेते हैं। और निकालने के पश्चात फिर उस धान को जो है प्लांटोमाइसिन 40 ग्राम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 4 ग्राम को 25 लीटर से लेके 50 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसमें 25 किलो बीज को 10 से 12 घंटे तक भिगोए रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस दवा में भिगो करके उसके बाद ये इसमें हो जाता है बीज शोधन, और उसके बाद सीधे जाकर खेत में लगा देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि नर्सरी कैसे लगानी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, धान की नर्सरी लगाने का समय है और नर्सरी कैसे लगानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये तो आपने सीख लिया। अगर इन बातों पर निर्भर होके चलेंगे तो धान की नर्सरी आपको बहुत ही स्वस्थ, लहलहाती हुई और रोग मुक्त दिखेगी। नमस्कार।